हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 9th फाउंडेशन बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के दो और सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया की एंड प्लास्टिड्स की। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आप सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स की। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रियन। देखो, सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन, और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन आ जाते हैं, जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले मैं आपको एक माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर ही समझा देती हूं। चलिए आइए, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन, अगर मैं शेप की बात करूं, अगर मैं शेप की बात करूं कि एक माइटोकॉन्ड्रियन है तो उसका शेप क्या होगा? मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रियन है, मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रियन है, तो उस माइटोकॉन्ड्रियन का शेप क्या होता है? तो बेसिकली मैं बात कर रही हूं एक माइटोकॉन्ड्रियन के शेप की। तो देखो, ऐसा है कि शेप अलग अलग हो सकता है। ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन जनरली शेप कैसा होता है? सॉसेज जैसा। शेप जनरली कैसा होता है? जनरली सॉसेज जैसा होता है। मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रियन है, मैं उसके शेप की बात कर रही हूं कि उसका शेप कैसा होगा। तो शेप वेरी कर सकता है, शेप वेरी कर सकता है। शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, शेप वेरी कर सकता है, शेप स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, बट जनरली एक माइटोकॉन्ड्रियन का शेप कैसा होता है? सॉसेज जैसा होता है। अरे यार, सॉसेज, हॉट डॉग देखा है? हॉट डॉग, अब बहुत से लोग हॉट डॉग खाते हैं, बहुत से लोग हॉट डॉग नहीं भी खाते हैं, है ना? लेकिन देखा तो होगा ना, ऐसे ब्रेड रहती है, ऐसे ब्रेड रहती है ना? ऐसे ब्रेड रहती है आगे पीछे, और बीच में ऐसा मोटा सा सॉसेज रहता है। अरे मैं आपको हॉट डॉग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? आप बोलोगे कि मैम आप तो हमको
माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में बता रही थी, ये तो आपने पता नहीं क्या बना दिया है ना। कहने को तो आप हॉट डॉग के बारे में बता रही हैं, लेकिन हॉट डॉग जैसा तो ये दिख ही नहीं रहा है, पर मैं क्या करूं, ऐसे ही होता है। तो समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रियन है, मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रियन है। मैं उसके शेप की बात कर रही हूँ कि उसका शेप कैसा होगा। शेप वेरी कर सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, बट जनरली कैसा होता है, जनरली सॉसेज जैसा होता है। अब सॉसेज को ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सॉसेज का मतलब क्या है। या तो तुम लोग एक काम करो, गूगल पे टाइप कर लो, है ना, हर चीज के लिए गूगल करते हो तो इसके लिए भी कर लो, लिखो सॉसेज और क्लिक करो इमेजेस पर, दिख जाएगा कि सॉसेज कैसा दिखता है। तो जैसा सॉसेज का शेप है ना, जैसा सॉसेज का शेप है ना, वैसा ही शेप जनरली किसका होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियन का भी होता है। अब जिसको गूगल नहीं करना है वो मुझे देख लो, मतलब मैं जो बता रही हूँ उसको सुन लो, मुझे मत देखो, मैं नहीं हूँ सॉसेज शेप्ड, ठीक है ना। मैं जो बता रही हूँ उसको सुन लो। हॉट डॉग खाया होगा, ना खाया होगा तो कभी देखा तो होगा, है ना। हॉट डॉग अगर नहीं खाया है तो कभी देखा तो होगा ना। क्या होता है हॉट डॉग में, ऐसे दो ब्रेड रहती है आगे पीछे, ब्रेड रहती है आगे पीछे, और बीच में होता है क्या, सॉसेज। इनफैक्ट सॉसेज को मुझे थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, लाइक दिस, है ना। अब दिख रहा होगा सॉसेज, है ना, अब दिख रहा होगा। तो आगे पीछे ब्रेड रहती है, आगे पीछे ब्रेड रहती है, और ब्रेड के बीच में क्या होता है, ब्रेड के बीच में सॉसेज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट डॉग बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसा शेप होता है सॉसेज जैसा, सॉसेज जैसा, ये दिख रहा है सॉसेज जैसा, ठीक है। तो जनरली शेप कैसा होता है, सॉसेज जैसा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। शेप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितनी मेम्ब्रेन्स से बना होता है माइटोकॉन्ड्रियन, कितनी मेम्ब्रेन्स से बना होता है। तो भाई इसमें होती हैं दो मेम्ब्रेन्स, इसमें होती हैं दो मेम्ब्रेन्स, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। अब ये हमने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर एक खास बात है। क्या खास बात है, कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड होती है, हाईली फोल्डेड होती है, मतलब कि उसके बहुत सारे मैनी फोल्ड्स होते हैं, और इन्हीं फोल्ड्स को पता है हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। एक फोल्ड हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। अरे एक फोल्ड हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। बहुत सारे फोल्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे, ठीक है ना। इस हॉट डॉग को पहले हम हटा देते हैं। अरे समझ में तो आ गया होगा ना, हॉट डॉग क्या होता है। हॉट डॉग में ब्रेड के बीच में जो सॉसेज होता है वो समझ में आया होगा, है ना। तो वो तो समझ में आ गया होगा, तो मैंने हटा दिया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको देखो कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियन है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन है। तो ये जो मैंने सफेद बनाई है इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, अंदर होती है, थोड़ी मोटी बना देती हूं, अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन लाइक दिस, ठीक है। अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अंदर है इनर मेम्ब्रेन, अंदर है इनर मेम्ब्रेन ये हरी वाली, और बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और आप देख सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन को मैंने कैसे बनाया है। ये बेसिकली फोल्ड्स हैं। ये क्या है बेटा, ये फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स।
और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्रिस्टे। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्रिस्टे। क्या बोल देते हैं, क्रिस्टे बोल देते हैं, है ना। अगर मैं एक फोल्ड की बात करूं, अगर मैं एक फोल्ड की बात करूं, सपोज मैं अगर इस फोल्ड की बात करूं तो ये होगा क्रिस्टा। मैं यहाँ पे सारे फोल्ड्स की बात कर रही हूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक थी, ये इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड होने की क्या जरूरत पड़ गई? तो कुछ नहीं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जो भी हो रहा है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हो रहा है। आप खुद सोचो, मेरे पास, कैसे बताऊं मैं आपको, मेरे पास अगर इतना बड़ा पेपर है तो उसका सरफेस ये होगा, है ना। अब इतने ही साइज में अगर मैं एक पेपर को ले आऊं जो बिल्कुल ऐसे क्रम्बल्ड है ना, बिल्कुल ऐसे, क्या बोलेंगे, मैंने पेपर को ऐसे क्रम्बल किया हुआ है, ऐसे क्रम्बल किया हुआ है, ठीक है ना। और मैंने, ऑब्वियस सी बात है, ये एक पेपर है तो इसका सरफेस आपको दिख रहा है। अब इसी के बराबर मैं कुछ और पेजेस लेकर के आ रही हूं, लेकिन उन पेजेस को मैंने ऐसे क्रम्बल करके रखा है, क्रम्बल करके रखा है। तो आप बताओ सरफेस किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? ये एक पेपर है, इसका साइज आपको दिख रहा है, मान लो कि ये पेपर है, मेरा हाथ नहीं है, पेपर है, तो पेपर का साइज आपको दिख रहा है, पेपर का सरफेस आपको दिख रहा है। अब मैं 2-3 पेपर्स लेकर के आ गई हूं, उनको मैंने जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद उनको मैंने ऐसे क्रम्बल कर दिया है और क्रम्बल करके मैंने इसके साथ में रख दिया। तो आप बताओ सरफेस किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? इसका ना। क्यों? कहने को तो ये कैसे बना है, 2-3 पेपर को जोड़ के बना है, कहने को तो ये पेपर बना है 2-3 पेपर को जोड़ करके, लेकिन आप बोलोगे कि मैम 2-3 पेपर को अगर जोड़ करके बना है तो फिर ये बड़ा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्रम्बल किया हुआ है ना, इसलिए। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये बेसिकली क्या होती है, बड़ी होती है आउटर मेम्ब्रेन से। तो फिर आप बोलोगे कि मैम अगर इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी है तो फिर तो उसको बाहर आना चाहिए, नहीं आएगी बाहर। क्यों? वहीं पे सिकुड़ करके ऐसे बैठ जाएगी कि मैं नहीं आऊंगी बाहर, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो अंदर ही बैठी रहूंगी। आई बात समझो? तो ऐसे ना फोल्ड हो जाती है। इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ये फोल्ड्स क्यों बने हैं? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है, बस। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में आपको एक स्पेस दिख रही होगी। इनके बीच में, इससे क्या होता है, लेट्स सी। अरे इससे तो कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। कुछ होता है क्या? चलो ये देखो, ये देखो। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी। अरे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी। इसी स्पेस को पता है हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसे हम आउटर चैम्बर भी बोलते हैं, आउटर चैम्बर भी बोलते हैं, आउटर चैम्बर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं और आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आउटर चैम्बर है तो इनर चैम्बर भी होगा। हाँ होता है ना। ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको जगह दिख रही है ना, इनर मेम्ब्रेन के बीच में, फोल्ड्स के बीच में, ऐसा बोलो, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स के बीच में जो आपको जगह दिख रही है, जो आपको जगह दिख रही है, ये वाली, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनर चैम्बर। क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर। और पता है क्या, इस इनर चैम्बर में भरा होता है, इनर चैम्बर इज फिल्ड विद
मैट्रिक्स। इनर चैम्बर में क्या होता है? इनर चैम्बर में होता है मैट्रिक्स। इनर चैम्बर कैसे बना है? इनर चैम्बर है क्या? तो स्पेस बिटवीन फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। समझे? इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं उनके बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसी को हम बोलते हैं इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में होता है क्या? मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आई बात समझ में? मैट्रिक्स की खास बात है, क्या खास बात है? कि यहां पे होता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। हाय दैया मैम, ये आपने क्या बोल दिया? मैम ये आपने क्या बोल दिया कि मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप तो हमको पढ़ा चुकी हो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, है ना? तो यहां पर ये तो हम न्यूक्लियस के बाहर निकल करके आ चुके हैं। हम तो एक सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं, हम तो माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में कहां से आ गया डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स? आ जाता है। पता है कैसे? मैं बताती हूं। होता यह है कि अगर मैं एक माइटोकॉन्ड्रियन की बात करूं, है ना, एक माइटोकॉन्ड्रियन की अगर मैं बात करूं, तो माइटोकॉन्ड्रियन खुद एक क्या है? खुद एक सेल है। माइटोकॉन्ड्रियन खुद एक सेल है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। अरे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि उसमें डीएनए तो होता है, लेकिन कैसा? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं कैसे? 70S टाइप के। बताया ना मैंने कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, लेकिन सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है ऐसा, और राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के। तो माइटोकॉन्ड्रियन खुद क्या है? एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसे पता है क्या होता है? जिसे एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल खा जाता है। ये खुद एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रियन, एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसे एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल खा जाता है। आई बात समझ में? एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल इसे खा जाता है। एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा जाता है। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब यूकैरियोटिक सेल्स आए नहीं थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स ही क्या करते थे? धरती पर राज करते थे। तो एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा जाता है। अब खा तो जाता है, अंदर जाने के बाद ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलेगा कि बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल मुझे मत मारो। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलेगा कि मैं तुमको क्यों ना मारूं, मैंने तो तुमको खाया ही है तुमको डाइजेस्ट करने के लिए। अरे छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल कहां गया? बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया। अंदर जाकर के बोलता है कि भगवान मुझे मत मारो। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि मैं तुझे क्यों ना मारूं, मैंने तो तुझे खाया ही तुझे डाइजेस्ट करने के लिए। अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें डाइजेस्ट ना करूं, क्यों ना करूं? तो ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करके रखूंगा, मैं तुम्हारा कुछ काम करूंगा। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तुम तो खुद ही क्या हो? बित्थे भर के प्रोकैरियोटिक सेल हो, तुम क्या कर सकते हो? तो ये छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है, ये छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि हम तुमको एनर्जी देंगे। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि अच्छा तुम हमको एनर्जी दोगे, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। तो ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है हाँ, मुझे डाइजेस्ट मत करो, तुमने मुझे अंदर ले लिया, ठीक है लिए रहो, लेकिन मुझे डाइजेस्ट मत करो। क्यों? मैं तुमको बदले में एनर्जी दूंगा। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल मान जाते कि लो ठीक है, मैं तुमको डाइजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे बदले में एनर्जी दोगे। आई बात समझ में? लेकिन मुद्दा यह है कि एनर्जी कैसे मिलेगी?
सुनो, इतना समझ में आया कि छोटा वाला जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चला जाता है लेकिन मरता नहीं है, बल्कि एनर्जी देता है बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल को, जिससे कि बड़ा वाला जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है और वो छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल को मारता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों? अरे ये एनर्जी देना ना इसको, इसलिए। अब इसी छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल का नाम क्या रख जाता है? माइटोकॉन्ड्रियन रख जाता है। अब मुद्दा यह है कि ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन ये एनर्जी कैसे देता है? सुनो, एनर्जी ये ऐसे देता है कि सपोज ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन है। ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर भाई हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहां जाती है? सेल में जाती है। सेल के अंदर कहां जाती है? माइटोकॉन्ड्रियन में जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रियन में ऑक्सीजन आ जाती है। फिर हम खाना भी खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, क्या बनता है? गुल्लू यानी कि ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज भी कहां जाता है? सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर कहां? तो माइटोकॉन्ड्रियन में। अरे सेल के अंदर ग्लूकोज है, सेल के अंदर ऑक्सीजन है, दोनों कहां जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाके पता है क्या होता है? अंदर जाकर के ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है। हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहां गई? सेल्स में गई। सेल में कहां गई? माइटोकॉन्ड्रियन में गई। हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहां गया? सेल में गया। सेल में कहां? तो माइटोकॉन्ड्रियन में गया। तो कुल मिलाकर के माइटोकॉन्ड्रियन में ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये ऑक्सीजन आकर के ग्लूकोज को तोड़ देगा, ऑक्सीजन आकर के ग्लूकोज को तोड़ देगा और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। एनर्जी जिसे बटुए के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। बटुआ मतलब कि एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी का बटुआ है। एटीपी क्या है? एनर्जी का बटुआ है। एटीपी में बहुत सारी एनर्जी है। तो जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेल क्या करेगा? एटीपी को यूज कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेल का जो माइटोकॉन्ड्रियन है उसने क्या करा है? सेल के माइटोकॉन्ड्रियन ने एनर्जी बनाई है। कैसे बनाई? अरे सेल के माइटोकॉन्ड्रियन ने एनर्जी बनाई है। कैसे बनाई है एनर्जी? तो ग्लूकोज को तोड़ा गया है ऑक्सीजन द्वारा, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी। उसी एनर्जी को स्टोर किया गया एटीपी के फॉर्म में। अब जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी को यूज कर लेगा। तो ये क्या हुआ? ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन हो गई, माइटोकॉन्ड्रियन के लिए भी और बड़े वाले सेल के लिए भी, कि माइटोकॉन्ड्रियन ने अपना काम कर दिया, एनर्जी दे दी और सेल को भी क्या हुआ? एनर्जी मिल गई। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियन जो है इस बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आकर के मरता नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, लेकिन आप तो बोल रही हो कि ये जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रियन आ जाता है। हाँ, तो अब ये यूकैरियोटिक सेल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? अब एक यूकैरियोटिक सेल। भाई यूकैरियोटिक सेल्स की पहचान ही तो यही होती है कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ना, ये क्या था? एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था, इसने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, डाइजेस्ट नहीं किया है, बस खाया है, बॉडी के अंदर लिया है। ये क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रियन बन गया। क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रियन बन गया। ये क्या करता है? अंदर रह करके सेल के लिए एनर्जी बनाता है। तो सेल भी खुश, माइटोकॉन्ड्रियन भी खुश, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो अब ये जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है, अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक यूकैरियोटिक सेल। क्यों? ये बन जाएगा एक यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रियन आ चुका है। समझे? सेल ऑर्गेनल आ चुका है, तो ये बन जाएगा अब एक यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आया? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, है ना? तो हुआ क्या? ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रियन में प्रेजेंट था। ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रियन में प्रेजेंट था। अरे माइटोकॉन्ड्रियन क्या है?
एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल ही तो है ना, तो उसमें उसका डीएनए होगा, छोटा सा सर्कुलर डीएनए, और क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रियन इसके अंदर आ जाता है, जब ये माइटोकॉन्ड्रियन इसके अंदर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है ना, माइटोकॉन्ड्रियन के पास अभी भी क्या है, उसका सर्कुलर डीएनए है और साथ में क्या है, राइबोसोम्स भी हैं। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रियन एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास उसके खुद का डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बन जाते हैं। तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो अपने आप को ही क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। क्यों? अरे खुद का डीएनए, खुद का प्रोटीन, खुद के आरएनए, मजे में और क्या। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। आई बात समझ में? चलिए, तो ये कहानी है किसकी, माइटोकॉन्ड्रियन की। अब एक काम करते हैं, अब जो है हम माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, अच्छा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन एनर्जी बना रहा है इसलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कि सेल के पास एनर्जी कहां से आई, सेल के पास पावर कहां से आई। तो आपने बोला कि मैम सेल के पास एनर्जी है इसीलिए उसके पास क्या है, पावर है। अरे तो एनर्जी कहां से आई, माइटोकॉन्ड्रियन ने बना के दिया ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आई बात समझ में? चलो, द माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रियन आर विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप एज स्मॉल स्फीयर्स या छोटी छोटी रॉड्स। देखो, छोटी छोटी रॉड्स, रॉड्स मतलब क्या, वही सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल शेप, distributed in the cytoplasm. However, their detailed structure has been revealed by electron microscope. Okay, occurrence. The mitochondria are found in all aerobic eukaryotic cells. Mitochondria कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा, तो आर फाउंड इन ऑल aerobic eukaryotic cells. The mitochondria are found in all aerobic eukaryotic cells. आप बोलोगे कि मैम यूकैरियोटिक सेल्स तो ठीक थे, लेकिन ये एरोबिक का मतलब क्या? अरे एरोबिक का मतलब ये है कि जिनके पास बहुत सारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। भैया माइटोकॉन्ड्रियन का तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको तो काम ही है ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज को तोड़ती है, और तोड़ने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, बिना ऑक्सीजन के वो ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, नहीं तोड़ पाएगा, फिर एनर्जी कैसे बनेगी फिर। तो इसीलिए एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स दे आर लैकिंग इन एनारोबिक प्रोटोजोअन्स, मैच्योर मैमिलियन आरबीसीज, जैसे कि हमारी जो आरबीसीज होती है ना मैच्योर वाली, उनमें नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोट्स में तो जाहिर सी बात है एब्सेंट ही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये देखो, टिपिकल सॉसेज शेप, एकदम सॉसेज जैसा, ठीक है। ये ब्राउन वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, देखो आपको फोल्ड्स दिख रहे होंगे, ये पूरी क्या है, ये पूरी है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के आपको है ना, इनर मेम्ब्रेन है, ये ब्राउन वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, येलो वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, देखो ये फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे बोलते हैं। देखो सिस्टर्ने और क्रिस्टे में कंफ्यूज मत होना। सिस्टर्ने क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं चपटे चपटे से, फ्लैट वेसाइकल्स, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये क्रिस्टे हैं कि इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, फोल्ड्स में बन गई है, तो उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाहर क्या होगा, बाहर होगा आउटर चैम्बर। यार देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। फोल्ड्स के बीच में जो जगह है, ये जगह दिख रही है आपको, ये वाली जगह, फोल्ड्स के बीच में ये जो आपको जगह दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं इनर चैम्बर। फोल्ड्स के बीच में, इनर मेम्ब्रेन के
फोल्ड्स के बीच में, क्रिस्टे के बीच में जो जगह दिख रही, जो स्पेस दिख रही है, उसको हम बोलते हैं इनर चैम्बर, यानी कि उसमें भरा होता है क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखो क्या होते हैं, डीएनए वगैरह होते हैं, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे की कथा सुनो। स्ट्रक्चर, द माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली सॉसेज शेप्ड होते हैं, बट मे बी स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं ना, बट मे बी स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, इवन ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कैसे होते हैं, सॉसेज शेप्ड होते हैं। कट ही गया ये तो, एक मिनट, सॉसेज शेप्ड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेम्ब्रेन्स से बना होता है माइटोकॉन्ड्रियन, बाहर वाली, अंदर वाली। द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, फ्रीली परमीबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए और मीडियम साइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमीबल होती है कि चुन चुन के चीजों को अंदर या बाहर जाने देगी, एंड इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स टू इंक्रीज इट्स एरिया सेवरल टाइम्स, है ना। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, सिंगुलर होता है क्रिस्टा। द क्रिस्टे आर अरेंज्ड इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स इन द डिफरेंट सेल्स, और क्या होता है, वो एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज बियर करते हैं क्रिस्टे के ऊपर, फोल्ड्स के ऊपर एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। Two membranes of each mitochondrion are separated by a narrow space, जिसे हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर, है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जगह है, स्पेस है, उसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर भी बोल सकते हैं। इट कंटेन्स क्लियर होमोजेनियस फ्लूइड, उसमें भी फ्लूइड होता है। द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टे, फोल्ड्स के बीच में जो जगह है, फोल्ड्स के बीच में, क्रिस्टे के बीच में जो स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर। और इनर चैम्बर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स, राइबोसोम्स, आरएनए, सर्कुलर डीएनए एंड सर्टेन आयंस। फंक्शंस क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन सीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे कि मैम ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अरे जो मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन तोड़ता है ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और निकलती है ढेर सारी एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दे यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ब्रिंग अबाउट द स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूडस्टफ्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह प्रेजेंट इन द सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज करता है क्या, एनर्जी, जिसको स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कि भैया जब भी सेल को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो एटीपी को यूज कर लिया जाएगा। फिर ऑन दिस अकाउंट द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउसेज या स्टोरेज बैटरीज ऑफ द सेल, एंड एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरीज ऑफ द सेल, और एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी के बटुए तो हम बोलते हैं, बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज है सेल की, जिसमें मतलब बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनएस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर आप सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ना। मैकेनिकल वर्क जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सेट्रा। माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया अपने डुप्लीकेट, जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रियन है तो वो क्या करेगा, अपना डुप्लीकेट भी बना सकता है। क्यों? अरे उसके पास अपना खुद का डीएनए तो है ना, डीएनए है,
राइबोसोम्स है, प्रोटीन है, सब कुछ तो है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस का इंतजार नहीं करेगा, वो अपना खुद का क्या कर सकता है, एक डुप्लीकेट बना सकता है। ये नहीं कि जब सेल डिवाइड होगा तभी जो है ना नया माइटोकॉन्ड्रियन बनेगा, ना 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 ना, एक सेल में रह करके भी एक माइटोकॉन्ड्रियन दूसरा बना सकता है, क्योंकि वो क्या है, उसके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है। दे हैव डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, दे आर एबल टू सिंथेसाइज some of their own proteins, hence they are called semi autonomous organelle, कि अपना खुद का काम कर लेते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्वशासकीय, अपना शासन खुद ही पे चला लेते हैं, है ना। सेमी मतलब ये भी नहीं कि न्यूक्लियस का उन पे फिर कोई जोर नहीं रहेगा, कंट्रोल करता है न्यूक्लियस लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स पाए कहां जाते हैं, प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटिस्ट में, जैसे कि यूग्लिनोइड्स, है ना, तो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि यूग्लिनोइड्स वगैरह, बट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, अब देखो टाइप्स, द प्लास्टिड्स ऑफ हायर प्लांट्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड हैव वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्लास्टिड्स को दो कैटेगरीज में, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स और एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या, कलरलेस प्लास्टिड। अब आप बोलोगे कि मैम कलरलेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होता। इनके देखो बेसिकली प्लास्टिड्स का काम होता है कुछ ना कुछ स्टोर करना, प्लास्टिड्स का काम होता है कुछ ना कुछ स्टोर करना, या तो वो कोई कलरफुल पिगमेंट्स स्टोर कर लें, या अगर पिगमेंट्स स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ और स्टोर कर लें। तो कुल मिलाकर के प्लास्टिड्स का काम होता है कुछ ना कुछ स्टोर करना, या तो कलरफुल पिगमेंट्स स्टोर कर लेते हैं, या अगर वो नहीं तो कुछ और स्टोर कर लेते हैं। तो उसी के हिसाब से प्लास्टिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स और दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम कलरलेस प्लास्टिड्स बोलते हैं। कलरलेस क्यों, क्योंकि इनके पास कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होते हैं। तो भैया अगर इनके पास कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होंगे स्टोर करने के लिए तो फिर ये क्या करेंगे, कोई बात नहीं कुछ और स्टोर कर लेंगे। क्रोमोप्लास्ट, देखो क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट्स वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें कलरफुल पिगमेंट स्टोर होते हैं, जिनमें नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि यार अगर पिगमेंट स्टोर नहीं हो पा रहे हैं तो जो प्लास्टिड है वो एकदम यूजलेस रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर पिगमेंट स्टोर नहीं हो रहे हैं तो कुछ और स्टोर हो जाएगा। जैसे कि जो ल्यूकोप्लास्ट्स हैं उनके तीन और टाइप्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एलियोप्लास्ट्स। आई बात समझ में। तो अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च स्टोर हो सकता है। अरे यार ल्यूकोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स नहीं होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें पिगमेंट्स स्टोर नहीं होते हैं। तो अगर पिगमेंट्स स्टोर नहीं हो रहे हैं, पिगमेंट्स अगर स्टोर नहीं हो रहे तो कुछ और स्टोर कर लो ना। तो उसके हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट्स ये तीन टाइप के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है और इलियोप्लास्ट में ऑयल स्टोर हो जाता है। आई बात समझ में। तो प्लास्टिड्स का काम है कुछ ना कुछ स्टोर करना, या तो कलरफुल पिगमेंट या कुछ और। तो जिनमें कलरफुल पिगमेंट्स स्टोर नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। वो होते हैं तीन टाइप के, अमाइलो, एल्यूरोप्लास्ट्स एंड एलियोप्लास्ट्स। इनमें ऑयल भरता है, इनमें एल्यूरोप्लास्ट्स में प्रोटीन स्टोर होता है और अमाइलोप्लास्ट्स में स्टार्च स्टोर होता है। द ल्यूकोप्लास्ट्स आर colorless plastids which occur in the cells that are not exposed to sunlight. अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि एक प्लांट बॉडी में उसके सेल्स हैं, सेल्स में जो है ये प्लास्टिड्स होते हैं, कौन से, ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं। लेकिन
वो वाले प्लांट सेल्स जिनमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो प्लांट सेल्स कहां पाए जाएंगे? वो प्लांट सेल्स प्लांट के उस बॉडी पार्ट में पाए जाएंगे जहां पर सनलाइट ना पड़े। अरे समझ रहे हो कि वो वाले प्लांट सेल्स जिनमें ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं, वो प्लांट सेल्स कहां पाए जाएंगे? तो वो प्लांट सेल्स जिनमें ल्यूकोप्लास्ट्स हैं, वो प्लांट बॉडी में उन पार्ट में पाए जाएंगे जहां पर सनलाइट ना पड़े, जैसे कि रूट वगैरह हो गया। आई बात समझ में? अंडरग्राउंड स्टेम हो गया वहां। तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। जड़ों में वो स्टेम जो कि मिट्टी के नीचे होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, वहां पे तो सनलाइट नहीं पड़ती है ना, इसीलिए वहां पर क्या होते हैं, उन पार्ट्स में जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, है ना, इलेओप्लास्ट, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि भैया ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें कलरफुल पिगमेंट स्टोर होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन और एक होते हैं नॉन ग्रीन। एक होते हैं ग्रीन क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनको मतलब जैसे कि एक ग्रीन क्रोमोप्लास्ट है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे कहाँ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, या ग्रीन प्लास्टिड भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोप्लास्ट है। कैसा? ग्रीन क्रोमोप्लास्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे या ग्रीन प्लास्टिड बोलेंगे। हरा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हरा पिगमेंट होता है। हरा मतलब कौन सा? क्लोरोफिल। जो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट हैं उनको हम नॉन ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके अंदर पिगमेंट नहीं है? अरे पिगमेंट तो है, तभी तो क्रोमोप्लास्ट बोल रहे हैं। पिगमेंट है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, हरा वाला पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, उसके अलावा कुछ और कलरफुल पिगमेंट्स हैं। वो जो फूलों के फलों के सुंदर सुंदर कलर होते हैं ना, वो कलर कहां से आते हैं? वो इन्हीं पिगमेंट्स से तो आते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है, फ्लावर क्या है? प्लांट का ही तो पार्ट है ना, तो उसमें प्लांट सेल्स होंगे, उन प्लांट सेल्स में कौन से प्लास्टिड्स होंगे? नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि फ्लावर का कलर कैसा है? रेड है। क्या है? रेड है। तो फ्लावर के जो अंदर प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड कौन से होंगे? नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। कौन से? नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, हरा पिगमेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ और कलरफुल पिगमेंट है, जिसके कारण फलों को, फ्रूट्स को तरह तरह के कलर मिलते हैं। देखो यहाँ पे, कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। कौन कौन से? रेड कलर का पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, येलो पिगमेंट एक्सेट्रा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स and are found in certain algae and in the flowers, fruits and roots of higher plants. समझे? चलो, तो वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हरा हरा, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स या ग्रीन प्लास्टिड्स। ठीक है ना? और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लीफ के सेल्स में जो है पाए जाते हैं, प्लांट में और सर्टेन अल्गी में। तो बेसिकली अब हमें समझना है एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। देखो, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके का होता है, डिस्कॉइडल शेप, डिस्क जैसा। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और एक होगी इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के इतने फोल्ड्स होते हैं कि वो जो फोल्ड्स है ना, वो बेसिकली टूट करके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में देखो क्या होता है, मजेदार चीज, सिक्के होते हैं, सिक्के, और एक के ऊपर एक बंडल में अरेंज्ड होते हैं। ये दिख रहा है आपको, एक सिक्का,
ये एक सिक्का, इस एक सिक्के को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाकॉइड बोलते हैं। सिक्का, ये सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन, कॉइन शेप्ड, कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। तो ऐसे ही थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, बंडल बना लेते हैं। ये बना एक बंडल, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम, और प्लूरल क्या होता है? दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रैना। और यही होता है, इनको मैंने हरा हरा क्यों बनाया है? क्योंकि यही होता है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट, हरा वाला यही होता है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। अरे जगह नहीं है, यही होता है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये क्या है? एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डिस्क जैसा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। अल्टीमेटली वो सारे के सारे फोल्ड्स अंदर ही चले आते हैं। आप बोलोगे कि मैम कहाँ है? अभी बताऊंगी, रुक जाओ। ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, जिसमें कि भरा होता है फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद में इसी स्ट्रोमा में कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये कॉइन शेप्ड थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होकर के बंडल्स बना लेते हैं। एक बंडल को हम बोलते हैं ग्रैनम, सबको मिला के प्लूरल होता है ग्रैना। खास बात क्या है कि इन्हीं थाइलाकॉइड्स में भरा होता है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। अब इस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट का काम यह है कि ये कैप्चर करता है सनलाइट। ये क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। और होती है क्या? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। सुनो मेरी बात ध्यान से। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें होते हैं दो रिएक्शंस। एक होती है डार्क रिएक्शन, या पहले यहां पर मैं लिखती हूं लाइट रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम लाइट रिएक्शन बोले तो, डार्क रिएक्शन बोले तो ये क्या हो रहा है? मैं बताती हूं। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि यहां पर बेसिकली बनती है एनर्जी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और डार्क रिएक्शन में इसी एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज बनता है। देखो यार, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट का फूड बनता है। क्या बनता है? प्लांट का फूड। और प्लांट का फूड क्या है? गुल्लू, यानी कि ग्लूकोज। तो बेसिकली प्लांट को क्या करना है? अपना खाना बनाना है, अपना फूड बनाना है। कैसे बनाएगा फूड? कैसे बनाएगा ग्लूकोज? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिसमें होती है दो रिएक्शंस, एक डार्क और एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, और इसी एनर्जी का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में, जिसमें बन जाता है अल्टीमेटली ग्लूकोज। आई बात समझ में? तो देखो यहां पर क्लोरोफिल कहां है? अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये तभी होती है जब सनलाइट को कैप्चर किया जाता है। अगर सनलाइट को कैप्चर नहीं किया गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और अगर सनलाइट को कैप्चर नहीं किया गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? तो सनलाइट को कैप्चर करना तो जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, प्लांट भूखा मर जाएगा। इसीलिए क्लोरोफिल पिगमेंट इतना जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एकदम रॉयल उसको मिलती है, क्या बोलेंगे उसको, रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है कि भैया क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। क्यों? इसके रिस्पेक्ट करो, इसकी इज्जत करो, इसकी वैल्यू करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यही क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। आई बात समझ में? तो ये जो ग्रैना है, यहां पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है, यहां पर लाइट रिएक्शन होती है। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है, यहां पर डार्क रिएक्शन होती है।
ऐसे आप याद कर सकते हो कि स्ट्रोमा खाली जगह है। स्ट्रोमा क्या है? खाली जगह है ना। तो खाली जगह कैसी होती है? काली काली सी होती है, अंधेरी अंधेरी से होती है, तो इसीलिए वहां पे क्या होगी? डार्क रिएक्शन होगी। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस आती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी बनती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एनर्जी बनती है। वो कहां होती है? इन ग्रैना में होती है, मतलब कि बेसिकली इन थाइलेकॉइड्स में होती है। और डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। अल्टीमेटली क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है, और फिर ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है। अरे ये क्लोरोप्लास्ट कहां है? प्लांट सेल के अंदर है ना, प्लांट सेल के अंदर है। ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है, साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से। अच्छा हाँ, अब देखो ये जो ग्रैना है ये आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? तो इनके बीच में फ्लैट ट्यूब्यूलर, मतलब फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं। फ्लैट फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लैमेले। क्या बोलते हैं? लैमेले। क्योंकि स्ट्रोमा में है इसलिए स्ट्रोमा लैमेले। तो ये ग्रैना आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ग्रैना आपस में कनेक्टेड रहते हैं। मैं 2-3 और बना देती हूं, ये लो, ठीक है ना। तो ये ग्रैना आपस में कनेक्टेड रहते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे? तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स से। ये क्या है? फ्लैट मतलब कि चपटी, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ये पता है बेसिकली क्या है? ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स है ना, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, ये वही है। इनर मेम्ब्रेन इतनी फोल्ड होती है कि अल्टीमेटली जो फोल्ड्स है ना वो अंदर ही चले आते हैं स्ट्रोमा में, और क्या बन जाते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अब देखो द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा एक चीज और भाई, यहां पर आपको बधाई हो, एक बार फिर से सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेंगे और राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे, ऐसे कैसे बोल दिया मैम? एक बार फिर से आपने तो बोला था कि भाई न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स। चलो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का भी मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? एक तरह का छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल ही तो है, तो उसमें तो सर्कुलर डीएनए होगा, 70s राइबोसोम्स होंगे। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी, हाँ क्यों? क्योंकि ये भी एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसे एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने खा लिया, और खा करके वो क्या बन गया? एक बड़ा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल आप देख सकते हो कि बने कैसे, कि एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स को खा लिया। एक छोटे प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला कि भैया खा तो लिया है, डाइजेस्ट मत करना, हम तुमको एनर्जी बना करके दे देंगे। वो क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रियन बन गया। एक दूसरे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला, सेल ने बोला कि भैया हमको मत मारना, हम तुमको खाना बना करके दे देंगे। एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स को खा लिया। तो एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल बोलता है कि भैया मुझे मत मारना, मैं तुमको बदले में एनर्जी दूंगा, मुझे डाइजेस्ट मत करना, खा तो लिया पर मुझे डाइजेस्ट मत करना, मैं तुमको एनर्जी बना करके दूंगा। उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। दूसरे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला कि भैया मेरे को मत मारना, मुझे मत डाइजेस्ट करना, मैं तुमको खाना बना करके दूंगा। ग्लूकोज मतलब कि क्या? उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में? जो कि क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड ही तो है। क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड ही तो है। तो इसमें भी आपको डीएनए मिलेगा, सर्कुलर, राइबोसोम्स, आरएनए सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या है? एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल। द क्लोरोप्लास्ट
of higher plants are usually spherical, ovoid, discoidal या lens shape के होते हैं. Each chloroplast is a vesicle bound by double membrane envelope and filled with a fluid matrix like mitochondrion. जो outer membrane है वो कैसी होती है? Smooth होती है और freely permeable होती है small molecules के लिए. जो inner membrane है वो selectively permeable होती है just like mitochondrion. It has carrier proteins that control the passage of molecules. It is generally enfolded, but the enfolds become free in the mature chloroplast to lie as lamellae. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रियन है, वो बना होता है दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन तो सही होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टे. सिमिलरली जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी दो मेम्ब्रेन से बनता है, आउटर और इनर. आउटर ठीक होती है, इनर जो है कुछ ज्यादा ही फोल्डेड होती है. जो मैच्योर क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ये फोल्ड्स फ्री हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले. आई बात समझ में? ये देखो, ये दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पूरी जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. ये देखो, सिक्के जैसे, कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं. इन सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं. और जो ये अरेंज हो रहे हैं बंडल्स में, एक बंडल को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम. बहुत सारों को हम क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं, है ना. और देखो, इन ग्रैना के बीच में, ये ग्रैना आपस में कनेक्टेड हैं, ये ग्रैना आपस में कनेक्टेड हैं आपस में. कैसे? तो स्ट्रोमा लेमेले से. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है ना. ये देखो, और इन्हीं थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है. यहां पर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ठीक है, जो कि क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है. दीज आर एनक्लोज्ड flattened membrane bound ovoid sac called, अच्छा, they are closed, बंद, फ्लैट, चपटे. आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो खुले हुए हैं. बेटा काट के दिखाया गया है आपको कि अंदर से ऐसे होते हैं, है ना. बाकी तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बंद हैं, फ्लैट हैं, चपटे से हैं. membrane bound ovoid sac, क्या? थाइलाकॉइड्स which lie closely पैक्ड इन पाइल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैना. सिंगुलर क्या होता है? ग्रैनम. These contain green chlorophyll pigment molecules. मैट्रिक्स जो है वो कलरलेस होता है और उसमें जो है ना क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, लिपिड्स, राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सर्टेन मेटल आयंस. तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रियन की डीएनए की बात करो, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट की डीएनए की बात करो, डीएनए हमेशा सर्कुलर ही होगा. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन और क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट है क्या? छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल ही तो थे. तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं. ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रैनम या ग्रैना में सिंगुलर होता है ग्रैनम, प्लूरल होता है ग्रैना. वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है. क्यों? अरे क्योंकि ग्रैनम के अंदर मतलब ग्रैनम में होते हैं क्या? थाइलाकॉइड्स. उन्हीं थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करता है. तो वहां पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है. Whereas स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होती है. क्लोरोप्लास्ट trap the solar energy which is used for the manufacturing of the food. They are therefore the sites of photosynthesis and are commonly called kitchen of the cells. क्या बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट्स को? क्लोरोप्लास्ट्स को हम बोलते हैं कि भैया ये तो किचन है सेल की. क्यों? क्योंकि खाना तो वही बन रहा है ना. अरे खाना तो वही बन रहा है. खाना क्या? गुल्लू, ग्लूकोज कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में ही तो बनता है. इसीलिए किचन ऑफ द सेल्स, पावर हाउस ऑफ द सेल्स
माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल्स क्लोरोप्लास्ट्स। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं क्योंकि उनके पास उनके खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स सब होते हैं। they can manufacture some of their proteins with the help of their DNA, RNAs, enzymes and ribosomes and hence are called semi-autonomous organelles। तो आज के बाद अगर मैं पूछ लूं कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। फंक्शंस, प्लास्टिड्स परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो क्लोरोप्लास्ट है ट्रैप करता है रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड ट्रांसफॉर्म करता है उसको केमिकल एनर्जी में ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है, अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें तो क्लोरोफिल है। जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें तो क्लोरोफिल है, तो वो तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। भाई उनको तो हम छोड़ देते कि चलो ठीक है। ये है ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स, ये है ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। उनमें क्या है? उनमें, अरे यार क्रोमोप्लास्ट्स को हम ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है। कौन सा? क्लोरोफिल। और क्या बोलते हैं ऐसे ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स को? क्लोरोप्लास्ट्स। तो उनके अंदर तो क्लोरोफिल है तो वो तो करेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स हैं, जो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है लेकिन उसके अलावा कोई और कलरफुल पिगमेंट्स हैं, तो उनका भी तो कुछ काम होता है ना। क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं? कलर इंपार्ट करते हैं फ्लावर्स को। जो खूबसूरत रंगों के फूल दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि फूलों के सेल्स में क्रोमोप्लास्ट्स हैं जिनके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स हैं। वही पिगमेंट्स क्या करते हैं? फूलों को कलर इंपार्ट करते हैं। और आपको पता है फूलों का जो कलर है वो क्यों रखा जाता है? हमें खुश करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि तितलियां अट्रैक्ट होकर के जाती हैं कि अच्छा कितना सुंदर फूल है और पॉलिनेशन करके आ जाएंगी। इस फूल पे बैठेंगी, इस फूल पे बैठेंगी और क्या होगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स के ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं होता है, समझे? तो the chromoplasts impart various colors to the flowers to attract insects for pollination and the fruits for alluring certain animals for seed dispersal। हम सोचते हैं ना कि यार यहाँ पे तो आम का पेड़ लगा हुआ था, हमने लगाया था, लेकिन वो वहाँ कैसे लग गया? इसीलिए लग गया क्योंकि जो आम के या जो भी बीज होते हैं उनका वो डिस्पर्स हो जाते हैं। कैसे? तो जानवर आते हैं फल को खाने के लिए, तो इतने होशियार तो होते हैं वो कि फल खा लेंगे, लेकिन फल के अंदर जो बीज है उसको वो सपोज उनके मुंह में लग जाता है ना, तो वो जहां जाएंगे बीज वहां झड़ जाएगा और जहां झड़ेगा वहां से एक नया पौधा निकल करके आ जाएगा। समझे? ल्यूकोप्लास्ट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स। बस तो फिर अब क्या, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे? विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां जाकर के आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? नीट के ऑप्शन पे जाना। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th फाउंडेशन बायोलॉजी यहाँ पर आपको नजर आएगा, नीट फाउंडेशन बायोलॉजी, इसके ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको मेरा मुंह नजर आएगा और यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के, उस फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है? So do visit our official website that is magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.